बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। धारा लूप कोई कॉइल है, अब कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रही है किसी लूप में, तो हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी सर्किल में या कॉइल में करंट फ्लो करती है तो क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे अगर ऐसे कोई लूप है, इसमें करंट ऐसे आई करंट फ्लो कर रही है तो इसके सेंटर पर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। जब मैग्नेट उत्पन्न होगा तो इसमें N भी होगा और S भी होगा। मैग्नेट तभी उत्पन्न होगा। मैग्नेट में यह आपको बताया जा चुका है कि अकेला ध्रुव का चुंबक असंभव है, उसका अस्तित्व होता ही नहीं है। तो जब इसके अंदर मैग्नेट उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं N होगा, कहीं ना कहीं S होगा। अब कहाँ N होगा, कहाँ S होगा, इसको समझिए आप। ऐसे हमारे पास ऐसे एक लूप है, इस तरह का लूप है, और उस लूप में ऐसे करंट फ्लो कर रही है, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। तो अगर हम इधर से देख रहे हैं ऐसे, अगर यहाँ पर जो है करंट फ्लो अगर एंटी क्लॉक है तो इधर से देखने से होगा कि क्लॉकवाइज है। नहीं आ रहा है समझ में, तो इसको एक एग्जांपल से और समझा रहे हैं आपको। ऐसे समझिए आप, ये हमारे पास एक प्लेन पेपर है और इस प्लेन पेपर पर हमने क्या किया, ऐसे एक सर्किल बनाया। ऐसे ये सर्किल है हमारा, और इस सर्किल में करंट ऐसे क्लॉकवाइज में फ्लो कर रही है। ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो कर रही है करंट, क्लॉकवाइज। आप देख लीजिए, ऐसे क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कर रही है। दिखाई दे रहा है? आप देख लीजिए इसको। अब क्या कर रहे हैं हम, इसी पन्ने को, क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखिए, इसी पन्ने को हमने ऐसे मोड़ दिया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक। आपको अब एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा होगा। कैसा दिखाई दे रहा है आपको? एंटी क्लॉक। और फिर ऐसे करेंगे तो क्या दिखाई देगा? क्लॉकवाइज। और ऐसे करेंगे तो क्या दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक ऐसे ही देखिए यहाँ पे, अगर ये हमारे पास लूप है तो इस लूप में अगर ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है इधर से देखने पर, तो इधर से जब देखेंगे तो क्या होगा? इसमें एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक लूप में दोनों साइड से देखने पर धारा एक साइड में क्लॉकवाइज बहती है और एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज में बहती है। तो क्लॉकवाइज कहां पर N बनेगा और कहां पर S बनेगा, हमें N और S का नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो इसी चीज को हम ऐसे बना दे रहे हैं। यहां पर देखिए, इस तरह से क्लॉकवाइज है, CW क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब फ्लो कर रही है इस तरह से, ऐसे ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे बनाया। यहाँ पर एक डायरेक्शन एरो बनाया और यहाँ पर एरो ऐसे बनाया और इसके टेल से टेल को मिलाया तो ये कौन सी आकृति आ रही है? यस। यस बन रहा है यहाँ पर, यस। यानी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करती है तो क्या बनता है? यस बनता है। ठीक ऐसे ही देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉक में अगर हो, इस तरह से देखने पर एंटी क्लॉक ऐसे करंट फ्लो कर रही है, एक करंट आई है, एक साइड से देखने पर क्लॉकवाइज, एक साइड से देखने से एंटी क्लॉक। तो अगर इसी चीज को हम यहाँ पर बनाए ऐसे सर्किल में, यहाँ पर क्या है? एंटी क्लॉक, और यहाँ पर क्या है? एंटी क्लॉक। इसको करंट को ऐसे फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रही है, दोनों की टेल को मिलाएं तो यहाँ पर क्या बना? N। यहाँ पर इसमें क्या बन रहा है? S बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? N बन रहा है। एंटी में नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज में साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। यानी जब कोई धारा, देखिए धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, ये जब धारा लूप हमारे पास है तो इसमें N और S बन रहा है और इसकी थिकनेस बहुत ही कम है। इसका मतलब ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है। अब मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा तो इस पर क्या उत्पन्न करेगा? ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट धारा के रूप में कितना होगा, यह हमें पढ़ना है।
तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई धारावाही लूप हो, धारावाही परिनालिका हो, धारावाही कुंडली हो, धारावाही सोलेनॉइड जो भी हो, उसमें अगर करंट फ्लो करती है तो उसके अंदर क्या बनता है, मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव बनता है। और उस चुंबकीय द्विध्रुव जब बनेगा तो उस पर जो है चुंबकीय द्विध्रुव बनेगा, तो चुंबकीय द्विध्रुव के साथ साथ बनेगा उसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमें ये देखना है कि धारावाही लूप पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा वह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, उसको जानने के लिए आपको हम एक और फिगर बना रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है B, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक हम क्या कर रहे हैं, इसे एक कुंडली को रख रहे हैं इसे, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये हमारे पास एक परिनालिका है ऐसे ये, और इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर यही इस अक्ष, इसका अक्ष भी कहलाएगा, ये एरिया वेक्टर है ये, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से यह थीटा कोण बना रहा है, या एरिया वेक्टर कर सकते हैं, या कुंडली की अक्ष भी कर सकते हैं इसको, कुंडली की अक्ष, कुंडली की अक्ष या एरिया वेक्टर है ए। कुंडली की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और इसमें करंट जो फ्लो कर रही है इसमें ऐसे ऐसे, तो अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज में होता है तो क्या बनता है, यस, ऐसे अगर मान लेते हैं ऐसे यहाँ पर क्लॉकवाइज, और यहां से देखेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यन बनेगा, यस और यन। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी इस डायरेक्शन में रहेगा, यस से यन की ओर। एक चीज आपको और बताया गया है पिछले अध्याय में कि अगर कोई धारावाही लोग या कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो उस पर क्या लगता है, टार्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है, और टार्क की वैल्यू निकाली गई है टाउ बराबर I/A/B sin थीटा, उसका हम प्रयोग यहाँ करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर हम, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक धारावाही कुंडली रखी गई है, कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है। जब कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाती है, तो
कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, अर्थात टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा, जहां ए कुंडली का क्षेत्रफल है, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा, ये आपको बताया जा चुका है। अब कुंडली में मान लीजिए फेरों की संख्या अगर n है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो टाउ बराबर N आई ए बी साइन थीटा, यानी इस धारावाही लूप पर लगने वाला जो टार्क है टाउ बराबर N आई ए बी साइन थीटा। अब आपको थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बताया गया था, वहां पर चुंबकीय द्विध्रुव था, यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव है, वहां पर वैद्युत द्विध्रुव था। और वैद्युत क्षेत्र में यहां पर आप थोड़ा सा न हो तो अलग से नोट कर लीजिए ऐसे समझने के लिए। वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर वहां बताया गया था कि ई साइन थीटा। ये साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के जगह पर यहां वैद्युत द्विध्रुव है, यहां इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इतने का नाम होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं हम? कैपिटल एम से। तो इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर, इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसे हो गया ये, यहाँ पर लिख सकते हैं टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, जहां एम बराबर एन आई ए, एम बराबर एन आई ए, इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एम बराबर एन आई ए, यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण धारावाही लूप के लिए है, और दंड चुंबक के लिए बताया गया है स्मॉल एम इंटू 2l, ये दंड चुंबक के लिए है, एक मैग्नेटिक बार जो है, मैग्नेट बार है उसके लिए है। और एम बराबर एन आई ए, जिसमें करंट फ्लो करती है धारावाही लूप के लिए है। एन क्या है? फेरों की संख्या है। आई लूप में बहने वाली धारा है। ए लूप का क्या है? एरिया है। एम बराबर एन आई ए, इसको नोट कर लीजिए, एन आई ए। यहां से एम का मात्रक निकाल लीजिए, मात्रक एम बराबर एन आई ए, फेरों की संख्या का मात्रक तो होता नहीं है, आई धारा का मात्रक एम्पियर, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर।
अब आता है हमारा, इसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या बनेगी, तो जरा देखिए, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, या वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो टाउ बराबर वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे जो है ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया। लिख सकते हैं इसे, परिभाषा अगर लिखना हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन के लिए देखिए, लिखेंगे यदि b बराबर 1, थीटा बराबर 90, या b बराबर 1, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 जब होता है तो टाउ मैक्सिमम होता है, तब लिखेंगे ऐसे टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू एम। अब इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे वह हम आपको बताते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा हो, ऐसे नोट कर लीजिए, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, किसका होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव का, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण उस पर बल आघूर्ण के बराबर होता है, उस पर लगने वाले या उस पर बल आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि वह एकांक तीव्रता की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कहाँ हो, लंबवत स्थित हो, तो उस पर लगने वाला बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास एक वायर है, इसे एक वायर है और इसकी लंबाई है एल लंबाई का एक चालक तार है, इसको एक वृत्त के फॉर्म में, ऐसे सर्किल के फॉर्म में, इसी को एल लंबाई का है, सर्किल के फॉर्म में मोड़ दिया गया है और मोड़ करके कह रहा है इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो की जा रही है, इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो की जा रही है। तो पूछा जा रहा है बताइए इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, एम बराबर कितना होगा, तो एक ही फेरा है तो एम बराबर क्या होगा, आई ए, एम बराबर होता है एन आई ए, एन एक ही फेरा अगर है, एक ही लूप बनाया गया है तो एम बराबर आई ए, और आई इक्वल टू होगा, इसका अगर रेडियस मान लेते हैं आर है, आर रेडियस, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस दिया नहीं है, लेकिन इसकी परिधि हमको मालूम है, ये पूरी लंबाई है एल और एल बराबर होता है 2 पाई आर, रेडियस के फॉर्म में अगर इसकी रेडियस आर है तो पूरी लंबाई 2 पाई आर, यह लंबाई कितने के बराबर है, एल के, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आई पाई और आर की जगह पर एल स्क्वायर अपॉन, आर स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पाई से एक पाई कैंसिल, यह हो जाएगा आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यह हो जाएगा इस लूप का या सर्किल का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। इसी प्रश्न को एक तरह से और पूछता है कि इसमें अगर आर त्रिज्या का नहीं, इसमें एन फेरा बना दिया जाए, एन फेरा, जैसे इसी तार से ऐसे 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 एन फेरा बना दिया जाए, तो एक रेडियस जो होगी, एक वृत्त होगा उसकी रेडियस आर होगी, एन फेरा है तो एक की लंबाई जो होगी वह 2 पाई आर, अगर मान लेते हैं एन फेरा है तो इसमें एन का मल्टीप्लाई कर दिया बराबर एल, अरे कितना हु फेरा बनाइए तार को एल ही है ना, चाहे छोटा छोटा मोड़िए, बहुत अंगुली में रख करके ऐसे 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 मोड़ दिया, कई फेरे हो गए, तो एक फेरे की लंबाई 2 पाई आर, तो एन फेरे की लंबाई 2 पाई आर एन बराबर एल, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा एल अपॉन
क्या हो जाएगा, यल अपान 2 पाई एन, इतना होगा। आर बराबर यल अपान 2 पाई एन होगा। अब यही चीज देखिए यम बराबर अब इसमें एन फेरे हैं तो फार्मूला होगा एन आई ए, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या क्या एन है। अब यहाँ पर लिखेंगे एन आई ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर, एन आई पाई इंटू आर की जगह पर एल स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, एन पाई से एन पाई कैंसिल, तो आ गया फार्मूला हमारे पास, आ गया रिजल्ट आई एल स्क्वायर अपान 4 पाई एन, कितना होगा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको ऐसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है, उसको भी देख लीजिए। कहता है कि हमारे पास एक सर्किल है, ऐसे सर्किल है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है आई ए, वही फिरा है आई ए, इसका यम दिया हुआ है आई ए। अगर इसका रेडियस मान लेते हैं आर, अगर है आर मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा आई पाई आर स्क्वायर एम हो गया। आपको यह दिया नहीं रहेगा, केवल दिया रहेगा कि एक सर्किल है, एक लूप है, उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम है। अगर इसके रेडियस को आधा कर दिया जाए, ऐसे आधा कर दिया जाए, यह रेडियस जो है r बाई 2 हो जाए, तो बताइए इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा m बराबर आई ए डैश, करंट वही फ्लो कर रही है आई ए डैश की जगह पर होगा पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आधा है, तो यह हो जाएगा आई पाई आर स्क्वायर बाई 4। यहां पर देखिए ध्यान देना है, आई पाई आर स्क्वायर बराबर यम, आई पाई आर स्क्वायर की जगह पर जब यम रख देंगे तो यम बाई 4, यम डैश कर दीजिए इसको, तो यम डैश बराबर यम बाई 4 हो जाएगा। अभी पहले के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का 1/4 हो जाएगा। इस तरह से इसमें सिलोमेरिकल्स बनते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी हम देखते हैं।